उसने अपने पति का कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के बाद सबसे ज़्यादा वही रो रही थी, उसके बच्चे रो रहे थे और किसी को भी लगा नहीं था कि कत्ल है। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि जो पति की मौत हुई है एक नॉर्मल तरीके से मौत हुई है, इसमें कोई कत्ल नहीं किया गया। और जो उसका परिवार था, लड़के का लड़की का, सबको यही पता था कि बीमारी की वजह से मौत हुई है, क्योंकि जो पति था वो 1.5 महीने से बराबर अस्पतालों में भर्ती था, अलग अलग अस्पतालों में उसको लेकर पहुंचे थे। उल्टियां, दस्त, बुखार ख़त्म नहीं हो रहा था और 1.5 महीने की बीमारी की बाद पति की मौत हुई थी। अंतिम संस्कार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और उसके बाद खुद पत्नी बोलती है कि उसकी कोई मौत नहीं थी, बल्कि मैंने ऐसी प्लानिंग की थी, ऐसी प्लानिंग से उसको मौत के घाट उतारा कि किसी को शक भी नहीं हुआ। और फिर वो अपने कत्ल की कहानी बताती है कि कैसे उसने अपने पति का कत्ल किया। आप सोच कर देखिए कि किसी को भी उस ज़रा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि 1.5 महीने की पति को बीमार करने के बाद उसने आखिर में अपने पति की हत्या की। आखिर उसने उस पत्नी ने कैसे पति को मौत के घाट उतारा और खुद ही कत्ल करने के बाद अपना जुर्म कैसे कबूल किया। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसा उसने कर दिया, क्योंकि ये जो कत्ल करने की प्लानिंग थी बड़ी ही शातिराना थी। मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बता देता हूँ क्योंकि आप लोग सावधान हो जाएं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक का उडुपी ज़िला है और वहीं का एक करकरा इलाका है। और उसी जो इलाका है वो अजमेर थाने के अंदर ही पड़ता है। वहीं पर 20 अक्टूबर की जब सुबह सुबह होती है तो जो करकला इलाका है वहीं पर रहने वाले बाल कृष्ण के घर से रोने, चीखने, पुकारने की आवाज़ें आने लगती हैं। आवाज़ें आती हैं, जब जो लोग थे वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि बाल कृष्ण, जिनकी उम्र 44 साल थी, जो अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहते थे, आज सुबह उनका देहांत हो गया, मतलब ख़त्म हो गए। अब इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी, मतलब बीमार चल रहे थे वो, 1.5 महीने पहले से बराबर बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी तबीयत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। सुबह जब उनको अस्पताल में लेकर पहुँचे तो डॉक्टरों ने बोल दिया क्या इनकी मौत हो गई, क्योंकि इनको दस्त हो रहे थे, बराबर उल्टियाँ चल रही थी, इनको पीलिया हो चुका था, डायरिया हो चुका था, तमाम बीमारियों में ये गिरफ्त हो चुके थे। इनका इलाज 1.5 महीने से चल रहा था और अब आज सुबह 19 अक्टूबर को इनको सरकारी अस्पताल से छुट्टी करवा कर लाए थे और रात के टाइम ही इनकी मौत हो गई। पत्नी का रोते रोते बुरा हाल था। पत्नी का नाम प्रतिमा था, जिसकी उम्र लगभग 36 से 38 साल, क्योंकि प्रतिमा की शादी 15 साल पहले बालकृष्णा से हुई थी और बालकृष्णा अपने परिवार के साथ एक मिडिल क्लास छोटी मोटी जॉब कर कर खुशी के साथ रह रहे थे। लेकिन अचानक से 1.5 महीने पहले ही सब कुछ बदल गया। अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होने के बाद जितने भी रिश्तेदार आए थे वो, लेकिन इस बीच जो प्रतिमा का भाई था संदीप, उसको अपनी बहन के ऊपर शक होता है और ये बात वो जो बालकृष्णा का भाई था रामकृष्णा, उसको बोलता है, बालकृष्णा के पिता को बोलता है। शक होने की वजह ये थी कि जो प्रतिमा है उसकी प्रेम कहानी एक युवक के साथ चल रही है जिसका नाम दिलीप हेगड़े है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है। और संदीप को ये बात पता थी और यहाँ तक कि बालकृष्णा को भी अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था और शायद हो सकता है इसी को लेकर प्रतिमा ने अपने पति की हत्या की हो। अब जब भाई को शक होता है तो भाई, मतलब सारे जितने भी आने जाने वाले थे उनके वापस जाने के बाद 22 अक्टूबर को प्रतिमा से पूछता है कि देख बहन, मुझे बता दे, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आखिर तूने ये सब कैसे किया, या तूने ही किया है या फिर खुद हुआ है। तो प्रतिमा बोलती है कि हाँ, मैंने ही बालकृष्णा को ख़त्म किया है। मतलब पहले तो वो कबूल नहीं कर रही थी, तमाम भाई उसको वास्ता देता है, कसम देता है, तमाम पूछताछ करता है, डराता है और तब वो डरकर बोलती है कि हाँ मैंने ही किया है और अपने प्रेमी दिलीप के साथ मिलकर किया है। इतना पता चलते ही प्रतिमा का जो भाई संदीप था वो थाने में पहुंचता है, ये बात पुलिस को बता देता है और दूसरी तरफ बालकृष्णा का भाई, पिता, वो भी थाने पहुंच जाते हैं और ये बात बोल देते हैं। बस पुलिस को इतना पता चलता है कि अजमेर थाने की पुलिस फौरन प्रतिमा और उसके प्रेमी दिलीप हेगड़े को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ की जाती है। अब जाहिर सी बात है भाई, पुलिस पूछताछ ही कर सकती है क्योंकि पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला कि आखिर जो बालकृष्णा था उनकी हत्या की गई थी, बालकृष्णा को कैसे मारा गया था, ना ही गला दबाया गया था, ना कुछ किया गया था। बस इतना पता था कि भाई बालकृष्णा की वही बीमारी चल रही थी और मौत हुई है।
अब जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है प्रीतिमा से और दिलीप से, तो दोनों टूट जाते हैं और प्रीतिमा बताती है कि हाँ मैंने ही अपने पति की हत्या की है। और हत्या की जो वो प्लानिंग बताती है, वो बताती है क्या 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी और ये जो बालकृष्ण पुजारी था इसमें उसे ज़रा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये जो छोटे से घर में रहना, थोड़े बहुत खाना पीना, ये उसके सपने नहीं थे, बल्कि उसके सपने थे रेस्टोरेंट में जाना और बड़ी चीज़ें ख़रीदना, घूमना फिरना। और ये सपने पूरे करने के लिए कुछ टाइम पहले ही उसको इंस्टाग्राम मिला था। इंस्टाग्राम पर वो रील्स डालती थी और रील्स के ज़रिए ही उसकी मुलाकात होती है दिलीप हेगड़े से। दिलीप हेगड़े अच्छा खासा पैसे वाला था और फिर दिलीप से मुलाकात होती। दिलीप उसको घुमाने ले जाता, होटल से ले जाता, रेस्टोरेंट। उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन अचानक से बालकृष्ण को कोई बता देता है कि प्रीतिमा की, उसकी पत्नी की प्रेम कहानी दिलीप के साथ चल रही है। और बस फिर क्या था, बालकृष्ण अक्सर लड़ने लगता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वो मना करता है प्रीतिमा से कि प्रीतिमा घर से बाहर नहीं निकलेगी, रील्स नहीं बनाएगी, फ़ोन नहीं चलाएगी, इतनी सारी पाबंदियां लगा देता है। और ये पाबंदियां वो दिलीप को बताती है और दिलीप से बोलती है कि कोई रास्ता ऐसा ढूंढो कि मैं इसको रास्ते से हटा सकूं और हम लोगों की ज़िंदगी एक मतलब अच्छे से गुजरे। उसी टाइम पर ये जो दिलीप था ये बताता है कि देखो एक ब्लड कैंसर की दवा आती है, जो ब्लड कैंसर की दवा आती है उसका नाम आर्सेनिक ट्राइआइसाइड है। उस दवा को ब्लड कैंसर वालों को दिया जाता है, मतलब एक तरह का वो जहर होता है। अगर सामान्य इंसान को दिया जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बालकृष्ण के खाने में देना है, चावलों में देना है। 1.5 महीने पहले, अक्टूबर से मतलब 1.5 महीने पहले ये बातचीत होती है। प्रीतिमा को वो शीशी में जहर दे देता है। अब प्रीतिमा जब भी चावल बनाती तो चावलों में, खाने में डालकर वो बालकृष्ण को देती। अब बालकृष्ण को जब तक 10-15 दिन तक दवा दी जाती है, उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसको खुद अस्पताल लेकर भागती है। और हैरत की बात देखिए कि अब कितने अस्पतालों में ये लेकर पहुंची। पहले मंगूलपुर के अस्पताल में, फिर बेंगलुरु अस्पताल में, और निमहस अस्पताल में, विक्टोरिया अस्पताल में, मणिपाल अस्पताल में, और केएमसी अस्पताल में, रोटरी अस्पताल में। इतने सारे अस्पतालों में प्रीतिमा अपने पति को लेकर पहुंची 1.5 महीने के अंदर के किसी को शक ना हो। और जितने भी लोग थे सबको यही लगा कि पत्नी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, जी जान लगा दे रही है अपने पति को बचाने के लिए। अपने पति को हर अस्पताल में उसने दिखा दिया, बल्कि अलग अलग ज़िलों के भी अस्पतालों में ले जाकर उसने दिखा दिया। लेकिन पति की तबीयत को सुधार नहीं हो रहा था, क्योंकि जो दवा वो देती थी खाने में, मतलब अस्पताल में लेकर पहुंचती और अस्पताल में ही वो जहर डाल देती थी, दवा डालती थी। और उसी दवा से बालकृष्ण की और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बालकृष्ण को पीलिया हो गया था, उल्टियाँ हो रही थी, दस्त हो रहे थे। बालकृष्ण दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। और प्रीतिमा बताती है 19 अक्टूबर को वो अस्पताल से छुट्टी करवा कर लाती है। और रात के टाइम जितने भी देखने आए थे बालकृष्ण को रिश्तेदार, वो रात को चले जाते हैं। और रात को ही वो फिर अपने प्रेमी दिलीप को बुला लेती है और बोलती है कि भला इस दवा से तो मतलब ये बालकृष्ण ऐसे ही अटका रहेगा, इतने दिन हो चुके हैं और ये ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। उसी टाइम पर प्रीतिमा और उसका प्रेमी चादर चेहरे पर ढक देते हैं। चादर ढकने की वजह से सांस रुकती है और बालकृष्ण की मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और फिर प्रीतिमा सुबह रोने लगती है, रिश्तेदारों को फ़ोन कर देती है और नॉर्मली अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन प्रीतिमा ने अपने भाई के ऊपर भरोसा कर उसको बता दिया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, और डर की वजह से उसके मुंह से निकल गया। और उसके बाद पुलिस ने दिलीप और प्रीतिमा को उठाकर जेल भेज दी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रीतिमा संदीप की बहन थी, लेकिन संदीप ने इंसानियत के नाते पुलिस और बालकृष्ण के भाई की तरफ बोला और उसने अपनी बहन को ही सज़ा दिलवा दी। तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि आखिर प्रीतिमा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कि एक बेकसूर को उसने मार दिया, बच्चों को अनाथ करवा दिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नीचे जाकर कमेंट्स कर दे। अगली वीडियो में मैं सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, स्क्रीन पर लगाऊंगा, और जो मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।